बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्ट खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर मेरा गुमान ये है कि अपोजिशन भी ट्रक की बत्ती के पीछे लग गई है। जिस तरह 3 साल से खान साहब ने पूरी कौम को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा रखा है, इसी तरह खान साहब को लाने वाले बिलाखिर अपोजिशन को घेर घार कर ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा चुके हैं। और मेरा गुमान ये है कि खान साहब और उनके चाहने वाले अगले इलेक्शन की तैयारियां कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि लोग आरटीएस को भूल जाएंगे। कलीदी ओहदों पर जिस तरह तकर्रियां की जा रही है उससे तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपोजिशन सारी और मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा इस गुमान में है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, गवर्नेंस फेल हो चुकी है और खान साहब की सारी पॉलिसियां बैकफायर कर गई है और हुक्मरान जमात खुद बैसियत सियासी जमात फॉल्ट लाइन से भरी पड़ी है। तो इत्तेहादी अगले इलेक्शन में साथ नहीं होंगे, जबकि खुद खान साहब के लिए अपनी पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी और तोड़ फोड़ रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि जो जमात डिलीवर ना कर सके तो उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल होता है कि वो अगले इलेक्शन में खुद को कम बैक कर सके। पाकिस्तान की तारीख ये बताती है हमें कि कोई भी हुकूमत एक टर्म पूरी करने के बाद फौरी तौर पर दूसरी बार इलेक्शन नहीं जीत सकी। इसलिए खान साहब अब दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते या नहीं आएंगे। ये अगर माजी के तजर्बे को मद्देनजर रखे तो लगता यूं ही है जैसे बेनज़ीर हुकूमत आई और उसके बाद नवाज शरीफ के बाद बेनज़ीर के बाद नवाज शरीफ, तो कभी भी बैक टू बैक किसी को भी हुकूमत नहीं मिली कि एक बार वो हुकूमत करे, डिलीवर करे, अगली बार फिर आ जाए। तो कहने वाले ये कहते हैं, जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि आरओज और आरटीएस के बाद अब अगला इलेक्शन नादरा का होगा। यानी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगले इलेक्शन में मेजर रोल नादरा का होगा। तो हुकूमत बिला वजह ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। पूरी हुकूमत अब उसकी बाकायदा तैयारी भी कर रही है। तो पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन की तैयारी से ज्यादा इलेक्शन चोरी पर जोर लगाया जाता है। सारा जोर इसी पर लगाया जाता है कि जब इलेक्शन होंगे तो उसे कैसे हाईजेक किया जाएगा, उसे कैसे चोरी किया जाएगा। तो हमारी माजी की जो सियासी तारीख है, यानी हमारा जो पूरा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो ये बताता है कि माजी करीब में या माजी बईद में जो भी इलेक्शन हुए वो बेशतर इलेक्शन इसी फार्मूले के तहत होते रहे। अगर मौजूदा हुकूमत यानी हुकूमत वक्त इस वक्त इस फार्मूले पर अमल पैरा है तो कोई हैरानी की बात नहीं है। हर हुकूमत वक्त इलेक्शन जीतना अपना हक समझती है और उसके लिए जद्दोजहद भी करती है, कोशिश भी करती है, तरकीबें भी लड़ाती है। लेकिन अगर अपोजिशन तगड़ी हो और अपोजिशन अगर अपने गोल्स के ऊपर नजर रखी हो तो फिर हुकूमत अपने इरादों में कामयाब नहीं होती, अपोजिशन उसके इरादों में हायल हो जाती है। तो इसलिए हर हुकूमत के फेलियर को अपोजिशन हाईलाइट करती है और अवाम के आगे रखती है। लेकिन इस बार तो मुझे यूं लगता है, ये मेरा अपना तजिया हो सकता है गलत हो, आप इस इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अपोजिशन को ज़िमनी इंतखाबात का नशा चढ़ा हुआ है और ज़िमनी इंतखाबात की फतह का खुमार चढ़ाकर अपोजिशन को बिल्कुल ठंडा कर दिया गया है। और अपोजिशन इस इंतजार में है कि अब तो हमारी बारी आ गई, अब जब भी इलेक्शन हो गए तो इक्तदार का हुमा उनके सर पर खुद बहुत आकर बैठ जाएगा। जबकि और बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं, जो माइंड सेट है, जो बड़ी देर से इस काम पे लगा हुआ है, जो ताकतवर लोग हैं, वो ये कहते हैं इस बार हम ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे और बैक टू बैक नई गवर्नमेंट लेके आएंगे। तो अपोजिशन के हालात तो ये बताते हैं कि ट्रक की बत्तियों ने उनकी आंखें चुदिया रखी है और हुकूमत अपना काम करती जा रही है। और वो लोग जो ये समझते हैं कि वो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ देंगे और किसी और को लेकर आएंगे, ये अलग बात है कि हर वक्त की एक स्टैब्लिशमेंट होती है, हर वक्त का एक नेक्सस होता है। यानी बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं कि चीज़ें बदल जाती है। अब जब इलेक्शन होंगे तो पता नहीं उसमें स्टैब्लिशमेंट कौन होगी और कौन कौन होगा उसमें, लेकिन जो तैयारियां है वो ये बताती है। और अपोजिशन अभी तक इस खुशफहमी में पड़ी हुई है कि शायद वो इस बार किसी को न्यूट्रल रखने में कामयाब हो जाएंगे। तो हुक्मरान कहते हैं कि अपोजिशन झूठ बोल रही है,
और अपोजिशन कहती है कि हुकूमत झूठ बोल रही है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ही है बाय एंड लार्ज कि मीडिया झूठ बोल रहा है। झूठ की एक ऐसी गंगा बह रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ की बाढ़ आई हुई है। तो कल तक खान साहब अपने सियासी मुखालफिन पर जो बड़े बड़े एलिगेशन लगाते थे, उनमें करप्शन और दूसरा झूठ का था, बल्कि ज्यादातर झूठ के ऊपर कहा जाता था कि जी सरे महल झूठ बोला, लंदन फ्लैट झूठ बोला और मेरी कोई जायदाद नहीं झूठ बोला। तो खान साहब क्रिटिसाइज करते थे। अब माशाल्लाह पूरी हुकूमत खुद इस कार खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और हकायक की बजाय झूठ का मुकाबला चल रहा है। और जिस दीदा दिलेरी से झूठ बोला जा रहा है या बोला जाता है, इतना बोला जा रहा है कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। वज़ीर आज़म अमेरिका को वो अड्डे ना देने का ऐलान करते हैं जो अमेरिका ने मांगा ही नहीं, तो उनके वजीर खुद बैठकर लोगों को बताते हैं या उनके मुंह से निकल जाता है, या वो बेचारे शरीफ आदमी हैं, वो तो कहते हैं कि हमसे तो किसी ने अड्डे मांगे ही नहीं। तो फिर खान साहब ने इनकार किस बुनियाद पर किया और कौम को ये झांसा क्यों दिया कि जैसे अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे हैं और हम इनकार कर रहे हैं? क्योंकि इनकार उसी को किया जाता है जिसने कोई सवाल किया हो। तो अमेरिका ने तो हमसे अड्डों का सवाल किया ही नहीं, तो फिर इनकार कैसा? वज़ीर आज़म के बाद उनके एक और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वो उनसे दो हाथ आगे निकल गए। उन्होंने तो कौम को ये बता दिया कि अमेरिका बड़ा नाराज है और अमेरिका हमसे कह रहा है कि चीन से ताल्लुकात महदूद करें, वरना ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो उनके वजीर, वही शरीफ से वजीर, वो दोबारा ये बता देते हैं कि अमेरिका को हमारे चीन से ताल्लुकात पर कोई इतराज ही नहीं, बल्कि जब भी अमेरिका से मीटिंग होती है तो इस पर कोई बात ही नहीं होती। तो एक तरफ ये शोर भी मचाया गया कि सी पैक रोकने के लिए अमेरिका दबाव डाल रहा है और बड़ा जबरदस्त दबाव है, हुकूमत बड़ी दबाव में है, लेकिन खास अब कह चुके हैं कि वो दबाव कबूल नहीं करेंगे, ना अमेरिका को अड्डे देंगे, ना सी पैक पर दबाव कबूल करेंगे। तो सवाल ये कि पिछले 30 साल में तो हम चीख चीख के मर गए कि सी पैक पर तो कुछ हो नहीं रहा, सी पैक बंद पड़ा हुआ था, अब अचानक सी पैक खुल गया। तो कहने वाले कहते हैं कि सी पैक पर धूम धड़ाका और चीन के साथ हमारी गहरे पानी से ज्यादा, यानी समुद्रों में जो गहरा पानी होता है उससे भी ज्यादा दोस्ती के जो खलाई दावों के पीछे दरअसल वो गुस्सा, खजीमत और शर्मिंदगी है जो अमेरिकी सदर जो बाइडेन के हमारे हुक्मरानों की कॉल ना लेने की वजह से पैदा हुई है। तो इस सारी ना के पीछे निक्की गई हाँ का इंतजार है, यानी महबूब की निगाह उल्फत का सवाल है, लेकिन महबूब है कमबख्त के मानता ही नहीं और इस वक्त जान बचाने और भागने के चक्कर में है और अमेरिका की तरजीह इस खित्ते से जान छुड़ाना है। और जो बाइडेन इंतजामिया चुपके से इसी पे काम कर रही है और इतने चुपके से कर रही है, अब अफगान हुकाम भी चीख उठे हैं। बगराम एयरबेस खाली करते हुए अमेरिका ने अफगान हुकाम को हवा तक नहीं लगने दी, कानों पड़ी आवाज, किसी के कान में आवाज नहीं पड़ी कि अमेरिकी निकल रहे हैं और अमेरिकी खामोशी से निकल गए। अफगान हुकाम को तो 2 घंटे बाद पता चला कि चिड़िया चुग गई खेत और उनसे पहले तालिबान को खबर हो गई। तो तालिबान तो आए भागम भाग बगराम एयरबेस पर और उन्होंने जो बचा था वो ले उड़े। अब बड़ी बड़ी गाड़ियां, भारी असला जो अमेरिकी या तो साथ नहीं ले जा सकते थे या फिर उन्होंने जानबूझकर छोड़ दिया कि इनको दे और ये अफगान हुकूमत के साथ कुछ मामला करें। तो अगर वो तैयारी करके जाते, सामान बांधते, तो यकीनी तौर पे सबको खबर हो जाती और अमेरिकी बताकर निकलते, तो कोई अमेरिकियों को निकलने देता। अब शिकस्त खोरदा दुश्मन को तो वो कहते रहे अगर शेर जख्मी होकर भाग निकले तो कुत्ते भी पीछे पड़ जाते हैं, तो वो तो अमेरिका निकल रहा है यहाँ से, तो अब उसे अमेरिका को मारने वाले सारी तरफ से आ गए हैं। तो हमने भी हिस्से बकदरा जुस्सा डालने की कोशिश की है। तो जो अफगानिस्तान में अपनी बनाई हुई हुकूमत को जवाब नहीं दे रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, वो आपकी कॉल क्या लेंगे और क्या देंगे, और हम राख के ढेर से हिद्दत या हरारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मिलेगी नहीं। तो माजी हो गया वो सारी बातें कि कॉल आई, डॉलर आए, फला आया, ये है। तो चले इस बात को छोड़े, वज़ीर आज़म ने कौम को ये भी कहा, यानी हद हो गई, ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ ने कभी बलूचिस्तान का दौरा नहीं किया। यानी इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? 3 टाइम का प्राइम मिनिस्टर जो बलूचिस्तान कई बार गया होगा, लेकिन झूठ है, बोला जा रहा है।
कोई रोक भी नहीं सकता, कोई किसी की जरूरत नहीं कि जनाब के जनाब आप गलत कह रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे जाए तो तस्वीरें, टूर सब मिल जाएंगे कि गए लेकिन बोल दिया। अब वज़ीर-ए-आज़म ना अपनी इस्लाह करेंगे ना इसकी तरदीद करेंगे, उन्होंने कह दिया नहीं गए तो नहीं गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वो 2 हाथ उनसे भी आगे निकल गए, उन्होंने बैठ के कह दीजिए आज़ाद कश्मीर में तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी नजर नहीं आ रहे, 12-13 उम्मीदवार है, हुकूमत नहीं बना सकते। अब आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत है और वहां पे सारे उनके एमएनए एमपीए लड़ रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिल रहा और लड़ाइयाँ हो रही है, और वहां पे फजा भी ऐसी है कि खुद यानी नून लीग की तो हवा चल रही है। और दूसरी तरफ उन्होंने एक किसी और साहब को जो वहां पे बहुत ही पीटीआई जो आज़ाद कश्मीर की जो पीटीआई की बॉडी थी वो सारी तो उन्होंने आगे पीछे कर दी, खुद उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, यानी हुक्मरान जमात को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं मिल रहे पूरे, तो ये उन्होंने थोप दिया मुखालफिन पे, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। वो कहते हैं ना कि आपको जो चाहे आपका हुस्न क्रिसमस साज करे, तो जो हुकूमत कहती है वो अब झूठ है या सच है अल्लाह जाने, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है उसमें तो लगता है कि ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है और झूठ बोला जा रहा है। अब मरियम नवाज जा रही है आज़ाद कश्मीर में कैंपेन करने के लिए, तो मरियम नवाज भी एक बहुत बड़ा फिगर है, एक पॉलिटिकल लीडर बन गई है। लोग उनके जो मुखालफिन है खासकर, वो अगर खौफजदा परेशान है तो ये परेशानी बिला वजह नहीं है, क्योंकि मरियम जब भी बोलती है तो उनके वोटर और सपोर्टर बल्कि उनके मुखालफिन सभी ये समझते हैं कि ये मरियम नवाज अपनी जुबान नहीं बोल रही, ये अपने वालिद की नवाज शरीफ की जुबान बोल रही है। तो दरअसल जो नवाज शरीफ बोलना कहना चाहते हैं उन पर तो पाबंदी लगी हुई है, तो मरियम वो बोल देती हैं, वो नवाज शरीफ के ख्यालात की तर्जमान है। तो आज तो उन्होंने बहुत बड़े धमाके किए। मरियम काफ़ी अरसे से जाहिर है जब से शहबाज शरीफ ऑन फ्रंट आए हैं तो मरियम थोड़ी सी बैकफुट पे चली गई हैं, और वैसे भी जितनी लंबी जद्दोजहद इस वक्त कर रही है अपोजिशन, उसमें चेहरे बदलते हैं, लीडर बदलते हैं। तो मरियम नवाज की जानिब से आज जो एक स्टेटमेंट सामने आया उसने काफ़ी हद तक लोगों को एक पिक्चर क्रिएट कर दी है, और जिससे जाहिर होता है कि नवाज शरीफ ने अपना बयान नहीं बदला, वो अपने बयानिए पे खड़े हैं। अगर मुस्लिम लीग नून की जो दूसरी टीआर इस वक्त शहबाज शरीफ की सूरत में सामने आई है, तो शहबाज शरीफ अपना एक पॉलिटिक्स का स्टांस लेके चले हुए हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी उसमें इफेक्टिव रोल प्ले किया है। लेकिन सब जानते हैं वो अग्रेसिव नहीं है, वो कोई स्ट्रीट पावर के उसमें शौकीन नहीं है, वो जलसों जुलूसों के शौकीन नहीं है। तो आज़ाद कश्मीर में इंतहाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी भी मरियम नवाज को सौंपी गई है। शहबाज शरीफ भी जाएंगे लेकिन जो लीड करेंगी वो मरियम नवाज है। तो इसकी जो वजह है उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, वजह साफ जाहिर है कि मरियम नवाज एक तो नवाज शरीफ का चेहरा है, इस तरह वो जो कहेंगी लोग यकीन करेंगे कि नवाज शरीफ बोल रहे हैं, ये नवाज शरीफ का मैसेज है, नवाज शरीफ का बयानिया है। तो उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन है वहाँ पे ठंडा मीठा बर्फ का गोला ये बयानिया तो चलना नहीं, मुफाहमती सियासत की बात तो चलनी नहीं है, और अगर कोई करेगा तो ज़ाहिर पिटेगा। तो मरियम इसके लिए इलेक्ट की गई, तो मरियम नवाज शरीफ का मौक़िफ़ लेकर आगे बढ़ेंगी। तो मरियम नवाज ने जो स्टेटमेंट दिया आज वो बड़ा दिलचस्प था, वो डील की खबरों के हवाले से था। डील की खबरों, उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी कोई डील हो गई, तो बड़ा दबंग जवाब दिया उन्होंने कहा कि अगर डील ही करनी होती तो 3 साल फेंटी जरूर खानी थी। 3 साल मुस्लिम लीग नून ने जिसके खिलाफ जदोजहद की, क्या उनसे डील करें? तो ये बड़ा जबरदस्त सवाल था कि जिनके साथ हम 3 साल से लड़ रहे हैं, तो ये अपनी जगह बहुत बड़ी रियलिटी है। तो मरियम नवाज ने क्या कहा वो भी सुन ले, उनका जो स्टेटमेंट है जाहिर है आप तक पहुंचेगा, और यही मुस्लिम लीग नून का एक जो बयानिया पिछले कुछ अर्से से चल रहा था जिसको बड़ी पजीराई मिली थी, वो अब जाहिर है वो किसी वजह से साइड लाइन है, या कोई जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया कि शायद अपोजिशन को कहीं ना कहीं कोई ट्रक की बत्ती दिखाई गई है। तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था बहुत से लोगों ने तारीफी कलमात भी कहे हुए, बल्कि कहा शहबाज शरीफ ने अपना वो कोट, वो अपना लिबास निकाल लिया है, हेड निकाल लिया है, तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मिल गया। तो एक तरफ तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर खींची जा रही है, तो एक तरफ जो है वो आज आपने देखा ही होगा कि वो जो नादरा के अंदर एक लंबी लिस्ट आई है अपॉइंटमेंट की, तो वो देखे और इसको देखे तो फिर लगता ये है कि वो कहते हैं ना कि हाथ ना हो जाए
तो कहीं इस तरह का भी एक सीन हो रहा है कि अपोजिशन अपनी जगह पे मस्त है और उधर से तैयारियां जो फुल चल रही। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एवन फील्ड रेफरल की समाअत थी, तो मरियम नवाज वहां पहुंची, उसके बाद वो चली गई अपना इस्लामाबाद आज़ाद कश्मीर। लेकिन बड़ा दिलचस्प एक वाकया हुआ, जब वो हाई कोर्ट में अपने केस की समाअत के दौरान उनके और उनके मियाँ कैप्टन रिटायर्ड सफदर दोनों की अपीलों की समाअत थी, तो कोर्ट रूम में एक शख्स उनकी वीडियो बना रहा था। तो अदालत आलिया ने खुद, कोर्ट ने इसको नोटिस लिया कि ये कोर्ट के अंदर कौन शख्स स्पेशली उनकी वीडियो बना रहा है। तो उन्होंने लाहौर से आए इस शख्स को 5,000 रुपये जुर्माना जो है वो जमा कराने की हिदायत की, और उन्होंने कहा कि इनसे 5,000 रुपये जुर्माना लेकर ईदी सेंटर में जमा कराए, और ये मोबाइल फ़ोन जो है वो अदालत ने जब्त कर लिया और कहा पहले जाओ ईदी सेंटर को 5,000 जमा करा के आओ, और बड़ी दिलचस्प सजा दी। कोर्ट ने ये नहीं कि जुर्माना हमें दे दें। तो ये एक वाक़या हुआ। लेकिन वो जब इस्लामाबाद गई तो आज जाहिर है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे, कमरा अदालत के अंदर भी बाहर भी रेंजर तैनात थी, और फिर रिपोर्टिंग भी हो रही थी, तस्वीरें भी आई कि कौन कौन रिपोर्टिंग कर रहा था। तो इस केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज उनकी तरफ से पेश हुए, तो जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा या कहा कि हम देखेंगे इस केस की समाअत को हफ्ते में 1 या 2 दिन रख लेते, ताकि उस दिन रेगुलर डीबी में केसेस नहीं सुनेंगे, यानी उस दिन सिर्फ इस केस की समाअत होगी, स्पेसिफिकली कर लेते हैं। तो अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत को बताया कि वो कोरोना वायरस के शिकार रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कोर्ट के सामने खड़े, वो खड़े नहीं हो सकते, बीमार हैं, तो 3 हफ्तों की मोहलत दे दी जाए, वो हेल्दी हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो इस पर अदालत ने उनसे इत्तफाक नहीं कहा, उन्होंने कहा जी हम आपको नेक्स्ट वीक की तारीख देते हैं, तो आ जाए और फिर हम इसको डेली बेसिस पे इसकी समाअत करेंगे। तो अमजद परवेज ने इस्तदा की कि बीमारी की वजह से वो तकलीफ में हैं, तो केस पर दलाइल के लिए उन्हें वक्त चाहिए। तो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पता चल जाए कि क्या चार्ज है, कितने गवाह हैं, तो फिर आपके लिए हम बैठने का बंदोबस्त कर देंगे, आप बैठकर दलाइल दीजिएगा। तो अदालत ने नैब की जानिब से फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ बरीत के खिलाफ अपील और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की 28 दिन की सजा बढ़ाने की अपील पर भी जो है समाअत जो है वो 28 जुलाई रखी है शायद डेट नवाज शरीफ की सजा के ऊपर। और इसके अलावा एवरफील्ड रेफरेंस में अपीलों के लिए नई टीम जो है वो नैब ने तश्कील दी है, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर नैब की तरफ से बैरिस्टर उस्मान चीमा पेश होंगे, और इन दोनों केस की समाअत नेक्स्ट वीक में यानी 15 जुलाई की होगी, जबकि फ्लैगशिप और अल अजीजिया स्टील में रेफरेंस इस पर जो समाअत है वो 28 जुलाई को होगी, जो नवाज शरीफ की सजा के हवाले से नैब ने अपील कर रखी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बिरला की सरबराही में अदालत आलिया के 2 रुकनी बेंच ने साबिक सदर आसिफ जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब ने एक चार्ज फ्रेम किया है, उन्हें बुलाया हुआ कि वो अमेरिका में उनका कोई फ्लैट है, तो उसके हवाले से उसका जवाब देते, उसके लिए आसिफ जरदारी ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त फाइल की हुई थी। तो केस की समाअत हुई, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि जरदारी साहब कहाँ हैं, वो तो आए नहीं, तो उन्होंने कहा जी वो बीमार है, वो नहीं आ सकते। तो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि मुलजम की अदम मौजूदगी में हम जमानत नहीं दे सकते, और अगर जमानत देंगे तो कहीं ये मिसाल ही ना बन जाए कि मुलजम आता नहीं और मुलजम की जमानत भी हो जाती है। तो फारूक अशटाइक ने कहा कि उन्हें 2 दिन का वक्त दिया जाए, आसिफ अली जरदारी खुद अदालत में पेश हो जाएंगे। तो हाई कोर्ट ने एक तो उनकी गैर मौजूदगी में जमानत देने से इनकार कर दिया, उसके बाद उन्हें कहा कि नहीं उन्हें कल लेके आए। तो कल वो अदालत में आएंगे, तो फारूक अशनाई ने कहा कि ठीक है हम कल अदालत में ले आएंगे, तो जो भी उनकी सेफ्टी मेजर्स होंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी खासे बीमार हैं, पिछले दिनों वो हॉस्पिटल में भी रहे और उनकी बीमारी की नोयत भी शदीद बताई गई। तो अब वो चूँकि हॉस्पिटल में नहीं है, वो घर आ चुके अपने जहाँ भी वो मुकीम है, लेकिन इस्लामाबाद की अदालत में कल वो अगर ख़ुद पेश होंगे तो फिर उनकी ज़मानत कबल गिरफ्तारी केस की समाअत हो सकेगी, वरना यकीनी तौर पर इसके ऊपर इनके इम्प्लिकेशंस कुछ और होंगे। आसिफ अली जरदारी ने नैब में अपने वकील के ज़रिए जवाब भी जमा कराया, जिसकी एक कॉपी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई। तो जिसमें कहा गया है, नैब को उन्होंने कहा कि नैब हमें 1 माह की मोहलत दे, ताकि न्यूयॉर्क फ्लैट के हवाले से जो नैब ने उन पर इल्ज़ाम लगाया वो उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें
यानी जो नैब ने आसिफ जरदारी के खिलाफ एक चार्ज लगाया कि उनका न्यूयॉर्क में फ्लैट है और उन्होंने अपने कागजों में उसको शो नहीं किया, तो जरदारी साहब ने कहा कि मैं भी ज़रा फ्लैट का पता चला लूँ, मुझे आप लोगों ने बताया कि मेरा कोई फ्लैट है, तो मैं भी जाहिर है मुझे 1 महीना 1.5 लग जाएगा ढूंढने में मेरा फ्लैट कहाँ है, मैं चेक करूँगा कि मेरे ही नाम है किसी और का नाम है, या उनके लोग जाएंगे, खुद तो बीमार हैं, तो उन्हें 1 माह का वक्त चाहिए। उन्होंने कहा वो नैब और अदालतों का एहतराम करते हैं, पेश भी होते रहते हैं। अब नैब ने तो इसका जवाब नहीं देना, इसका उन्होंने दूसरा हल ये निकाला कि ख़ुद वो चले गए कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा जी मेरी ज़मानत की जाए, लेकिन अब उन्हें खुद पेश होना पड़ेगा। तो ये भी इसमें सवाल उठता है कि अगर वाकई जरदारी साहब को कोई फ्लैट नहीं था तो फिर उन्हें ज़मानत कबल गिरफ्तारी कराने की ज़रूरत क्या थी। तो उसकी वजह भी बता देता हूँ, जरदारी साहब की तरफ से सोच के बताता हूँ कि भाई अगर आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है, नैब ने इल्ज़ाम लगा दे चुप के अंदर कर देगा, तो नैब का कोई पता नहीं भाई, तो आपका फ्लैट है नहीं है तो पहले तो बुरी ज़मानत कराएं और जाके अपनी जान छोड़ाएं। तो इसलिए जरदारी साहब चले गए। ये कोई मत समझे कि चूँकि जरदारी साहब वो क्या कहते हैं गिल्टी थे तो उन्होंने इसलिए ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी। गिल्टी विल्टी कोई नहीं भाई, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो फ़ज़ा है ना वो ऐसे ही है, जड़ा बोले हुई कुंडा खोले और जिसको चाहे आप बुला लें। नदीम मलिक को आप बुला लें, नदीम मलिक बहुत बड़े एंकर हैं हमारे, बहुत अच्छा टेलीविजन प्रोग्राम करते हैं, 25-30 साल से वो जर्नलिज्म कर रहे हैं और जितने कन टुटे और वो कहते हैं ना इधर उधर के पैराशूटर, उनकी निस्बत वो बेहतर प्रोग्राम करते हैं, उनका एक ह्यूज एक्सपीरियंस है। और उन्होंने कराची ऑपरेशन के दौरान और जितने इस तरह के एक ज़माने में उनको बड़ा बूम था, समा पे उन्होंने प्रोग्राम किए तो बहुत ज़्यादा वो समझे जाते हैं कि वो कौमी सलामती के जो इदारे हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके बड़े करीब हैं, क्योंकि जो खबर किसी को नहीं मिलती थी वो नदीम मलिक को मिल जाती थी। और नदीम मलिक ने बड़ी जिम्मेदारी से वो काम भी किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बड़ा उन्होंने नैरेटिव बुलंद रखा, उन्होंने बड़े प्रोग्राम आउट ऑफ द वे जाके किए। उनको FIA ने नोटिस भेज दिया कि आप जनाब, और भेजा भी उन FIA के एंटी टेररिस्ट विंग ने, उस पर ज़ाहिर है रिएक्शन भी आना था, वो भी नाराज़ हैं, दिलगिरफ्ता हैं। और फिर ये अजीब रवायत है इस मुल्क के अंदर कि सहाफ़ियों को FIA नोटिस भेज रही है, तो भाई सहाफ़ियों ने अगर काम नहीं करना, खबरें नहीं निकालनी, तो फिर वो FIA को भुगतते फिरेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी कि आप दूसरों को कहते हैं कि जी सवालों को जवाब दो, खुद सवालों को जवाब नहीं देते। और भाई हेड मास्टर या मास्टर ने इम्तिहान नहीं देना होता, इम्तिहान तो स्टूडेंट ने देना होता है। हम तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आवाम को, आवाम के सवाल है, हमारे नहीं है भाई। खबर भी हम अगर ब्रेक कर रहे हैं तो खबर भी ब्रेक इसलिए की जाती है कि वो कहीं ना कहीं मौजूद होती है। अगर गलत है तो जिसके हवाले से है वो तरदीद करे, गवर्नमेंट के हवाले से वो तरदीद करे, हुण बंदा पूछे भी ना किसी को, इसका मतलब है कोई बात ही ना करे कि कहीं कोई खबर है। अगर अरशद मलिक के हवाले से, जज अरशद मलिक मरहूम जो नवाज शरीफ केस है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि नदीम मलिक ने खबर ब्रेक की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे फला फला 2 साहबान ने बताया था। अब उनसे कहा जा रहा है कि सोर्स बताए, यानी अंदाज़ा लगाए दुनिया की किसी अदालत में, किसी कानून में सहाफ़ी से सोर्स नहीं पूछा जाता। तो लोगों ने खुद ही उसका जवाब भी नहीं गढ़ दिया कि जनाब इसका मतलब सोर्स गलत बता दें तो आप जाके वो बात कर देंगे। और भाई बात इसलिए की जाती है, अगर वो गलत है तो उसकी तरदीद करें, आप आके बताएं कि जनाब ये बात गलत है, ताकि लोगों को पिक्चर क्लियर हो। अगर आप तरदीद ही नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, और वो खबर भी बाहर आप नहीं लोगों को बताएंगे जी ऐसी खबर गर्दिश कर रही है, पता कैसे चलेगा? इसी का नाम तो मीडिया है। वरना लोग गली मोहल्ले फुटपाथ में बैठ के रोज इल्जाम लगाते हैं, रोज बातें करते हैं, तो मीडिया तो सारी बातें नहीं लेके आता। तो साफी एक जिम्मेदार शख्स होता है, वो कहीं ना कहीं से, और मेन स्ट्रीम मीडिया जिस पे आप बैठे हुए हैं, ये कोई यूट्यूब चैनल थोड़ी है, ये सदीक जान का चैनल थोड़ी है कि उसको अर्शद ने फैटी लगा दी, और वो बेचारे के साथ भी ज्यादती होगी, क्यों लगाई, नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन यूट्यूबर तो नहीं है। तो एक मेन स्ट्रीम मीडिया को तो समझें। जैसे आपके लिए अदलिया बड़ी काबिल एहतराम है, जैसे आपके लिए फौज बड़ी काबिल एहतराम है, जैसे आपके लिए पार्लियामेंट बड़ी काबिल एहतराम है, तो मीडिया भी आपका एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। तो उसके लोग आपके लिए बिल्कुल काबिल एहतराम नहीं कि FIA के नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर किसी को कंप्लेन है तो उनके प्रोग्राम में जाएं, जाके वजाहत कर दें, बयान दें, जनाब ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं या आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन आई है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन को ही सही करने का एक प्लेटफॉर्म है मीडिया, और क्या है। हम तो रिफ्लेक्टर हैं, जो होता है रिफ्लेक्ट करता है, आप तक पहुंच जाता है। वो लोग हमें कहते हैं जनाब ये खबर फलां चल रही है और आप दिखाई नहीं रहे। जैसे उस्मान को काकड़ की पिछले दिनों उनकी जो बहुत ही अफसोसनाक मौत हुई, बड़े सवाल उठे उसके ऊपर, मीडिया ने उसका जनाजा नहीं दिखाया।
उसकी वजह ये नहीं थी कि मीडिया जनाजा को पाबंदी दिखाने में, मीडिया वहाँ तक पहुँच नहीं सका। वो वाकया वो जहाँ पे उनका बहुत बड़ा वो ज़ाहिर एक इलाका ऐसा जहाँ मीडिया को इन इलाकों में, खासकर कबायली इलाकों में या वो जो फाटा के एरियाज़ है वहाँ पे रिपोर्टिंग का तजर्बा कम है। वहाँ वार ऑन टेरर थी, वहाँ तो जो जाता था वापस नहीं आता था। तो हम तो ज़रा ठंडे मीठे इलाकों में ज़रा लाहौर, कराची ज़रा यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं। पेशावर कौन रिपोर्टिंग करता है, वरना बता रहे थे खास तौर कितने डैम बनाए और कितने नहीं बनाए। और ये जो 2.5 लाख लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी गई है जी, हमने 2.5 लाख लोगों का इलाज कर दिया। मीडिया ना इसकी तस्दीक कर सकता ना तस्दीक कर सकता, रसाई नहीं है वहाँ तक। तो जहाँ रसाई नहीं है वहाँ के हवाले से आपको कैसे बताएं। तो फिर लोग इतराज़ करते हैं जी खबर थी, वो जनाजा था, आपने दिखाया नहीं। तो ये होता है कि अगर आप जो पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन पहुंची हुई है वो अगर आप नहीं दिखाते, ज़बान से दाम है नहीं बोलते, लोग कहते हैं आप हक के नुमाइंदगी नहीं अदा कर रहे, आप हमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर, आप हमारी तरफ से पूछे बताएं कि क्या वाकई ऐसा क्या है कि नहीं है। तो नदीम मलिक ने भी यही किया। अब उनको नोटिस आना बहुत ज़्यादती है, उनको क्या, बल्कि उससे पहले बिलाल गौरी और एक सिलसिला चल रहा है। तो ये अजीब रवाज चली हुई है कि FI के ज़रिए उन साफ़ियों की ज़ुबानें बंद, क्योंकि साफ़ी बेचारा जो जितना मर्जी वो बहादुर हो, सवाल पूछने वाला हो, है तो इंसान। जब आप उनके साथ ये करेंगे तो वो भी ज़हनी तौर पे वो समझता है कि यार मैं तो जिस तरह की जॉब है मेरी, अगर मुझे हर बात पे बुला के पूछेंगे और मेरी पेशियाँ कराएंगे तो मैं अपनी जॉब कैसे जो है वो पूरी करूँगा। तो ये उसकी जॉब के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं कि भाई तू ये काम ना कर वरना तेरे साथ हम ये करेंगे। तो ज़हनी तौर पे उसको प्रेशर करने की बात है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, बल्कि इसका नोटिस लेना चाहिए। वो नहीं पेश हुए, उनको आज अदालत में FI ने बुलाया था, वो समझते हैं कि FI इन्होंने गलत बुलाया, वो नहीं पेश हुए। उन्होंने प्रोग्राम में बात की थी, तो जिस किसी को भी उन पर इतराज़ था उनके प्रोग्राम में जाके उसकी तस्दीक तरदीद करे। उन्होंने, वो कौन सा पॉलिटिशियन है कि आप उनको पकड़ने चल पड़े हैं, वो कौन सा कोई अदालत के अंदर खड़े होकर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो एक उन्होंने टेलीविजन के ऊपर बैठ के, अब जो झूठ की गंगा मैंने एक लिस्ट बताई है आपको बह रही है, उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है जो बातें वो करते हैं। तो ये बड़ा गैर मुनासिब रवैया है। तो चले इसको, इस पे मेरा ख्याल है कि मीडिया के बाकी लोगों को बात करनी चाहिए। मीडिया में भी बहुत ज़्यादा रिफ्ट है और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्लासिफिकेशन हुई है। अब आधे लोग अरशद शरीफ को बुरा भला कह रहे हैं, आधे सदीक जान को बुरा भला कह रहे हैं, क्यों मारा। ये तो बात दुरुस्त है कि तशद्दुद नहीं करना चाहिए। वो सदीक जान का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके साथ भी वो अटैच है, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, तो उसके साथ आप तशद्दुद करें, ये भी अच्छी बात नहीं है। अरशद शरीफ बहुत समझदार आदमी, पता नहीं क्यों ऐसा किया, उनसे कोई ऐसी बात मंसूब नहीं है। लेकिन चूँकि वो भी जिस माहौल में रहते हैं, शायद वो समझते हैं कि फैंटी पैनी चाहिए सहाफ़ियों के खिलाफ ने, अब पता नहीं किसके खिलाफ है, तो उनको फैंटी, तो उसको वो भी गलत है। जाते जाते आखिरी खबर, सरकारी मुलाजमीन को अच्छी खबर है, जो सरकारी मुलाजमीन है, ताकि ये थोड़ी सी हमने मायूसी फैलाई है, थोड़ी सी खुशी की खबर भी दे दें कि ईद उल ज़ुहा पर सरकारी मुलाजमीन को जो है ना वो 2 तनख्वाहें मिल रही हैं। तो जो वजारत ख़जाना ने सरकारी मुलाजमीन को 16 जुलाई को तनख्वाहें जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्योंकि ईद 21 से 20 जुलाई को होगी, इसलिए ईद से पहले 16 जुलाई को मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के इंतजाम किए जा रहे हैं। एक तरह तो आपको मिल गई इस महीने के अवाइल में, जो आप इंजॉय कर रहे हैं आजकल, क्योंकि ये 5-7 दिन इंजॉय होते हैं सरकारी मुलाजमीन को, उसके बाद तो बेचारे 20 दिन इंतजार करते हैं अगली कब मिलेगी। तो ईद से पहले एक और तनख्वाह उन्हें मिल रही है, तो उनकी हो गई है डबल ईद। सिंध हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजमीन अफसरान की तनख्वाहें एडवांस में अदा करने का हुक्म दिया है। उन्होंने भी कहा कि जनाब जो 1 अगस्त को तनख्वाह मिलनी है वो 16 जुलाई तक अदा की जाए। अब ये सरकारी मुलाजमीन का अपना प्रेरोगेटिव है, उनकी अपनी मर्जी है कि वो 1 अगस्त की जो अगस्त की तनख्वाह है वो जुलाई में खर्च कर रहे हैं, तो ज़रा ख्याल से अगली तनख्वाह 1.5 महीने बाद मिलनी है। तो आज के लिए इतनी, कल फिर हाजिर होंगे फिर मज़ीद खबरों तबसर तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।